हेलो फ्रेंड्स, एनओ के फ्लेवर्ड किचन बाई टी पे आपका स्वागत है। आज फ्लेवर्ड किचन बाई टी पर है आपके लिए फेस्टिवल स्पेशल बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी। और ये रेसिपी तो आप देख ही रहे होंगे। तो ये है हमारी कचौरी की रेसिपी। तो कचौरी हम बहुत सारे फेस्टिवल्स में हमें बहुत पसंद होती है और बहुत सारे लोगों की बहुत फेवरेट भी होती है कचौरी। पर मैं जो कचौरी आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसमें कुछ ख़ास है, क्योंकि ये है हेल्दी कचौरी। कुछ लोगों को कचौरी के नाम से मन तो करता है खाने का, पर उनको ये हो जाता है कि अरे ये थोड़ी सी ऑयली होगी कचौरी, तो हम डाइट कर रहे हैं, हम नहीं खा सकते। या थोड़ी सी दालों से प्रॉब्लम होती है कि है ना, कुछ दालें होती हैं जैसे उड़द की दाल, चने की दाल, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं, बहुत डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोग ना इस कचौरी को अवॉइड करते हैं। पर मैं आपके लिए बहुत हेल्दी वे में ये कचौरी लेकर आई हूँ। और ये सबसे स्पेशल है कि गेहूं के आटे से बनी हुई कचौरी है, तो वैसे भी ये हेल्दी है। और इसमें जो दाल मैंने यूज़ करी है वो भी आपकी बहुत हेल्दी दाल है। तो चलिए बनाते हैं हमारी फेस्टिवल स्पेशल कचौरी। और ये कचौरी आप जन्माष्टमी के अवसर पे भी बना सकती हैं, जब भगवान को भोग लगता है। जब हम पूरे पकवान बनाते हैं तो हम रात को उन्हें भोग लगाते हैं। तो हमारे यहाँ और हमारे क्षेत्र में है ना, भगवान को जन्माष्टमी वाले दिन ना भोग लगाया जाता है बहुत अच्छे से। सब्ज़ी, कचौरी, खीर, है ना, मेवा का पाक, तो सब चीज़ों का भोग लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं कचौरी। तो ये दाल की कचौरी है। तो यहाँ मैं आपको दाल बता देती हूँ। ये हमारी सबसे हेल्दी दाल है, मूंग की दाल। तो ये आपकी हरी मूंग की दाल है, आप देख सकते हो, छिलके वाली। तो इसको क्या करना है, आपको सोक कर देना है। आप चाहें तो ओवरनाइट इसको भिगो करके आराम से रख दें। तो मैं यहाँ पर भिगो रही हूँ, आप देख सकते हो। तो इसको क्या करना है, जब हमें भिगोना है ना, तो वॉश करके अच्छे से हमें भिगो देना है। अब क्या हुआ कि पूरी नाइट ये अच्छे से सोक हो जाएगी, तो आपको ना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको भूल गए हैं भिगोना, तो आप क्या कर सकते हैं, 4-5 घंटों के लिए गर्म पानी में भिगो दीजिए, तब भी आपकी दाल भीग के तैयार हो जाएगी। तो मैंने ये रात को भिगो दी थी, तो ये ओवरनाइट सोक हो चुकी है। और अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। उसका जो छिलका है उसको निकाल देना है वॉश करके। और फिर उसके बाद इसका एक बढ़िया सा बैटर बना लेना है। तो मैंने इस दाल को अच्छे से धोने के बाद है ना, इसका सारा छिलका निकाल दिया है। और अब इसको पीस के हमने बैटर तैयार कर लिया है। तो इसमें दाल में अभी कुछ नहीं पड़ा है, सिर्फ ये नॉर्मल दाल पीस के हमारी तैयार हो गई है। तो यहाँ पीसने में थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल हो गया। तो आपको याद रखना है कि जब आपको दाल पीसनी है ना, तो पानी का इस्तेमाल आपको ना के बराबर करना है। अगर ज़रूरत है, आपका जार, ग्राइंडर जार नहीं चल पा रहा है, तो आप यहाँ पानी का इस्तेमाल करिए, अदरवाइज़ आप पानी का इस्तेमाल मत करिएगा। तो पानी का इस्तेमाल ना आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको एकदम गाढ़ी गाढ़ी दाल जो है ना, पीस के तैयार करनी है। तो दाल हमारी पिस चुकी है। अब इसको एक साइड कर देते हैं, थोड़ा सा ये अपना फॉर्म लेगी। तब तक हमें क्या करना है, हमें ना एक आटे का डो बनाना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ गेहूं का आटा, और जा रहा है यहाँ पर मैदा। तो अब क्या करना है, हमें 2 कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया, तो 1 कटोरी हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे हाथ से ना कटोरी छूट गई। तो अब यही कि आपको मेज़रमेंट में बता देती हूँ। अगर आप पूरा अनहेल्दी नहीं खाना चाहते हैं, तो आपको यही करना होगा कि आप ना 2 कटोरी के आसपास अगर आप गेहूं का आटा लें, तो 1 कटोरी आप इसमें मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगी सूजी। तो हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया, 1 कटोरी मैदा लिया, और आधा कटोरी आप इसमें सूजी डालेंगे। सूजी डालने से ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरी बन के तैयार होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑयल फ्री रहती है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऑब्जर्व करती है ये, और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनती है। तो रेशियो आपको मैंने अच्छे से बता दिया है, आपको बस रेशियो याद रखना है। गेहूं का आटा सबसे ज़्यादा होगा, उससे आधा होगा मैदा, और उससे आधा होगा आपका सूजी। तो आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से अब ये क्वांटिटी तैयार कर सकते हैं। आप क्या करना है, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद अब हम इसमें देंगे मोयन। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे घी का मोयन दे रही हूँ, देसी घी का। तो क्या करना है ना,
इसको ना गरम गरम ही डालना है, हमेशा मोइन ना गरम ही यूज़ करिए। तो बहुत गरम था, आप देख सकते हो इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो मैंने डायरेक्ट कढ़ाई से इसका मोइन निकाल के इसमें डाला। तो अब हाथ नहीं जल रहा है तो इसके लिए आप विस्कर की मदद ले लो और विस्कर की मदद से ना अपने मोइन को थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लो। तो जैसे ही आटे में थोड़ा जाएगा तो अपने आप ठंडा हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हाथ की मदद से इसको मसलना है। अब चूँकि आटा ज़्यादा था है ना, ये सारी चीज़ें सूजी, मैदा और गेहूँ का आटा तो ज़्यादा था, तो ये ना इस बाउल में मैं ना कर नहीं पा रही थी, क्योंकि हमें क्या होता है ना, हथेलियों से इसको मसलना पड़ता है अच्छे से ताकि मोइन जो है वो एक सार हो जाए। तो आप देखो मैं लड्डू बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, परात ले ली और परात में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। और मैं सच बताऊँ आपको, परात में ट्रांसफ़र करने के बाद आप बहुत अच्छी तरीके से मोइन को ना आटे में मिक्स कर सकते हो, ऐसे अपनी हथेलियों से रगड़ रगड़ के। तो ये एक सार अच्छे से हो जाता है। अब क्या करना है, हमारा सारा मोइन मिक्स हो गया है। अब बीच में थोड़ा सा करिए होल और लीजिए गुनगुना पानी। ठीक है, तो आपको गुनगुने पानी की मदद से ही इसको आटे को गूँथना है, यानी कि माड़ना है। ठीक है, तो हम अच्छे से इसको माड़ेंगे, गूँथेंगे, एक अच्छा सा डो बनाएंगे। तो आपको डो ऐसा बनाना है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलो टाइट तो होना ही नहीं है इसका, क्योंकि अगर आपने डो है ना, ये जो आटा माड़ा और अगर आपने थोड़ा सा भी कचौरी का आटा टाइट कर दिया ना, तो क्या होगा कि जब आप कचौरी बनाओगे ना, तो जब तलोगे तो इसमें क्रैक आ जाएंगे और जब क्रैक आ जाएंगे तो अंदर जो भी फिलिंग होगी दाल की, या आप आलू की बना रहे हो या दाल की जिस भी चीज़ की बना रहे हो, तो वो सारा मटेरियल आपका बाहर आ जाएगा, फूट जाएगी। तो इसलिए हमें जो डो बनाना होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना होता है। सॉफ्ट भी इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए कि आपका वो चकले पर है ना चपके, तो चिपकने वाला नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट सा डो बनाइए। और चूँकि इसमें हम मोइन का इस्तेमाल करते हैं तो ये वैसे भी बहुत सॉफ्ट बनता है और गर्म पानी से जब हम इसको गूँथते हैं ना, गुनगुने पानी से, तो और हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने बढ़िया सा अपना डो ना बना के तैयार कर लिया है। तो स्टार्टिंग में अभी आपको मेरे पूरे वीडियो को देखना है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी तरीके से बनी है कचौरी और बहुत ही आपकी इजी रेसिपी है। तो मैंने बहुत आसान तरीके से बनाई है और आपको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने मूंग की दाल का इस्तेमाल किया है, तो आप मूंग की दाल से कचौरी आराम से बना सकते हो। तो अब मैं यही कहना चाहूँगी, स्टार्टिंग में मैंने नहीं बोला कि आपको स्टार्ट करने से पहले आपको फ्लेवर्ड किचन YT को सब्सक्राइब करना था और बेल आइकन को प्रेस करना था। तो आप वीडियो में बने रहिए, आगे का प्रोसीजर आपको मैं बताने वाली हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा है पर बहुत अच्छे से मैं आपको इसमें अच्छे से बताऊंगी कि आपको कचौरी कैसे आराम से परफेक्ट बना सकते हैं। तो आटा हो गया है हमारा रेडी, तो इसको ढक करके थोड़ी देर के रख दीजिए, तो ये सेट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें एक मसाला बनाना है। तो उस मसाले के लिए हमने कढ़ाई ली है या फिर आप कोई पैन ले लो। तो मैंने कढ़ाई को ली और उसमें डाल दिया सूखा धनिया, तो आप देख सकते हो। और अब मैंने उसमें डाल दिया काली मिर्च। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको जैसा भी मसाला जो है ना चाहिए। और अब हमें डाल दिया है इसमें जीरा। तो आपको धनिया, काली मिर्च और जीरे को अच्छे से क्या करना है, रोस्ट कर देना है। तो ड्राई रोस्ट करना है, इसमें किसी भी तरीके के किसी भी ऑयल या चिकने का इस्तेमाल नहीं करना है। याद रखिएगा, फ्लेम आपकी लो होनी चाहिए। लो फ्लेम पर ही हमेशा मसालों को भूनिए, तो कभी भी मसाले आपके जलेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं। और हल्के हल्के से जब ये भुनने लगेंगे ना, खुशबू आने लगती है, हल्का सा धुआं होने लग जाता है, तब आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और इसको चलाते रहिए लगातार। तो आराम से ना आपके गोल्डन गोल्डन से ये रोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको इसे अच्छे से ठंडा करना है और उसके बाद ही आपको इसको पीसना है। तो ग्राइंडर जार में डाल के इसका एक पाउडर बना लेना है। ठीक है, तो हमारा मसाला भी हो गया तैयार। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो दाल हमारी ऑलरेडी तैयार हो गई थी पिस के, वो भी सेट हो गई है। मसाला तैयार हो चुका है, वो भी सेट हो गया है। और आटा भी हमने गूँथ के तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं अपनी दाल को फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे क्या करना है, सरसों का तेल लिया है मैंने, उसमें मैंने देसी हींग डाली सबसे पहले। थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है आपका सौंफ, और अब मैंने डाल दी है इसमें थोड़ी सी धनिया। तो ये सूखी धनिया है। और अब जा रहा है हरी मिर्च। तो मैंने बारीक चॉप करके हरी मिर्च रखी थी, वो डाल दी है। और अब मैं डाल रही हूँ अदरक। तो अदरक को क्रश कर दिया था, यानी कि ग्रेट कर दिया था। तो ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में, आप चाहो तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हो।
तो ऐसे ना क्रश करी हुई ना ग्रेट करी हुई जब अदरक डालो तो वो अच्छी लगती है। तो इसमें कुछ नहीं किया, मैंने हींग डाली है। तो हींग आप जो भी हींग इस्तेमाल करना चाहे आप कर सकते हो। तो घर पर देसी हींग का इस्तेमाल होता है, काफ़ी तेज़ होती है तो उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम जाती है। ठीक है, तो सरसों के तेल में हींग गई, सौंफ गई, आपका धनिया गया सूखा, जीरा और आपका ये हरी मिर्च गया। ठीक है, इतनी चीज़ें डाल देनी है और जीरा गया। तो अब क्या करना है, उसके बाद जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो उसके बाद हमें डाल देनी है इसमें अपनी दाल। तो दाल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आज गलती हुई। और ये देखिए हमारा डोसा बन के तैयार होने लग गया है। तो पता है एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगी, आप जब भी दाल को किसी भी बर्तन में ऐसे आपको ना जब इसको फ्राई करना है, रोस्ट करना है, तो दाल ऐसे डायरेक्ट फिल नहीं होती है गीली, है ना। इसको पूरा हमें भुरभुरे फॉर्म में लाना पड़ता है, इसको पका करके अच्छे से फ्राई कर करके। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर होता है जो आपको थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग होता है। और अगर आपकी दाल गीली नहीं है, आपने पानी बहुत ज़्यादा पीसने में इस्तेमाल नहीं किया, तो आपकी दाल बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी, बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी भुरभुरी सी हो जाएगी। बट अगर आपने पानी का इस्तेमाल किया, जो गलती मेरे साथ हुई, तो उसमें ना आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। और यहाँ मैं आपको ये बता रही थी, आप जब भी दाल को फ्राई करें, आप हमेशा भारी तली के बर्तन का इस्तेमाल करें। भारी तली का पैन लीजिए, भारी तली की कढ़ाई लीजिए, ठीक है, उसी में ही आप दाल को फ्राई करें। क्योंकि जितने भारी तली का बर्तन होता है ना, दाल आपकी जलती बिल्कुल नहीं है, चिपकती भी कम है और बहुत अच्छे से गोल्डन गोल्डन फ्राई हो जाती है। तो आप देख रहे हो, बस दाल को क्या है ना, आपको छोड़ना नहीं होता, ये आपको छोड़ने नहीं देती, बोलती है मेरे साथ बराबर बने रहो। तो इसको आप ना छोड़ नहीं सकते हो। आप मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर, कभी भी हाई फ्लेम पर दाल को मत भूनिएगा, ये जल जाएगी, चिपक जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप बर्तन में डालते हो ना, चिपकती है। तो कभी भी हाई फ्लेम पर दाल को भूनने की गलती मत करिएगा, ना तो ये अच्छे से भुनेगी, फिर ये कच्ची रहेगी। तो कच्ची नहीं रहनी चाहिए, इसके लिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर दाल को भूनना है। और आपकी कचौरी की जो दाल होती है ना, वो एकदम ड्राई नहीं भुनी जाती है, हल्की सी आपको ना नम दाल होनी चाहिए, जैसी मैंने निकाली है। ठीक है, अब क्या करना है, दाल को अच्छे से निकालने के बाद ऐसे भुरभुरे फॉर्म में आपको करते जाना है और इसको ना ठंडा कर लेना है। जब ये पूरी तरह से कूल यानी पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, उसके बाद हमने जो मसाला पीस के रखा था, उस मसाले को अपने स्वादानुसार मिला लेंगे और उसमें नमक भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बस मसाला ऐड करना है, नमक ऐड करना है, चटपटाहट ऑलरेडी हमारी हरी मिर्च, अदरक, धनिया, सौंफ और इन सब चीज़ों से आ गई है। और मसाले में भी हमारी धनिया, जीरा और काली मिर्च थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत चटपटी बनती है। ठीक है, तो अब जब एकदम दाल ठंडी हो गई, हमने मसाले को मिला दिया, नमक मिला दिया और इसको एक साइड तैयार कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, अपना आटा देखते हैं और आटा हमारा बढ़िया सा सेट हो गया है। अब क्या करना है, इसके छोटे छोटे से पार्ट्स बना लेने हैं। तो आपको गोलियाँ या ऐसे पार्ट्स ऐसे बनानी है, उतने की बहुत छोटी छोटी, क्योंकि कचौरी हमारी छोटी बनती है। यहाँ तक कि जो साइज़ मैंने आपको बताया है, उससे भी छोटी छोटी कचौरियाँ बनती हैं। मैंने तो ये फिर भी मीडियम साइज़ आपको दिया है, इससे भी छोटी कचौरियाँ बनती हैं और इससे बड़ी भी बनती हैं। तो ये है, तो आपको उसी हिसाब से ना आटे के छोटे छोटे पार्ट्स को ले लेना है। और अब क्या करना है, जैसे मैंने ऐसे गोल गोल करके बीच में इसको ना जगह बनाई है, वैसे आपको भी हाथ की मदद से बना देना है। यानी एक पूरा दिए का शेप दे लीजिए। उसमें आप क्या करना है, दाल लेनी है, दाल को आराम से फिल करना है। दाल को बहुत ज़्यादा इसमें फिल मत करिएगा, नहीं तो दाल ना जब आप इसको बनाओगे तो ये फट जाएगी। तो यहाँ मैं आपको दो तरीके दिखाने वाली हूँ कि कचौरी को हम कैसे बनाते हैं। तो अब क्या करना है, दाल को भरना है और उसको हाथ से प्रेस ज़रूर करिएगा, वरना दाल जो है ना निकलने के चांसेस होते हैं। तो अब क्या करना है, ऐसे हाथ की मदद से आपको इसको दबा दबा के इसको बड़ा कर देना है। तो एक तरीका तो ये है। ठीक है, दोबारा से मैं दिखा देती हूँ आपको ऐसे आटे का पार्ट लेना है, उसमें जगह बनानी है, दाल को उसमें 1 चम्मच डालना है, हाथ से दबाना है ताकि आटे को दाल पकड़ ले। उसके बाद ऊपर से इसके मुंह को बंद कर देना है और इसको हथेली से दबाना है। उसके बाद आप अपने चकले पर या ऐसे प्लेटफॉर्म पे हथेली की मदद से और उंगलियों की मदद से धीरे धीरे करके इसको ऐसे बढ़ाते जाइए गोल 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 फॉर्म में। और ये देखिए हमारी छोटी सी कचौरी बनके रेडी हो गई है। बस इसी तरह से आपको अच्छे से एक साथ दबाना है। ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि एक जगह ज़्यादा तेज़ जोर दे दिया और दूसरी साइड कम, तो ऐसे नहीं करिएगा। तो हिसाब से आराम से दबाइएगा और ऐसे दबाना है ताकि हमारी जो दाल है ना वो बाहर
ना निकले। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी कचौरी है ना बहुत जल्दी जल्दी आपको स्पीड में दिखा रही हूँ कि आपके साथ गलती ना हो। दूसरा तरीका है आपका, इस तरह से आप बेलन की मदद से भी आप उसको बना सकते हो। बेलन की मदद से ये हो जाता है कि एकदम गोल गोल बनती है। वैसे तो मैं तो हाथ से भी गोल बना लेती हूँ, बेलन की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, बस भरने का प्रोसेस वही रहेगा कि आपको दबाना है दाल को अच्छे से अंदर, ऊपर का एक्स्ट्रा आटा निकाल देना है, उसको हाथ से हल्का सा प्रेस करना है और फिर उसके बाद बेलन को बहुत ही हल्के हाथों से मारना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी ज़ोर लगाया तो बेलन की उससे ना क्या होगा, दाल बाहर निकल आएगी। अब चलिए इसको तलने के प्रोसेस में चलते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है मस्टर्ड ऑयल, आप चाहें तो घी या फिर किसी भी ऑयल में इसको फ्राई कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, धीरे धीरे करके जब हमारा ऑयल अच्छे से पहले से गर्म हो जाएगा, उसके बाद फ्लेम को आप लो कर दीजिए और उसमें ना अपनी कचौरियों को डालना शुरू करिए। तो एक एक करके कचौरियों को डालिए और जैसे जैसे आप कचौरी को डालना शुरू करेंगे आपका तेल ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है, बहुत हाई मत करिएगा, मीडियम टू हाई कर दीजिएगा। और बस उसके बाद में इनको धीमी धीमी आंच पे, जैसे ही आपको लगे कि अब तेल गर्म हो गया तो वापस से इसकी आंच को यानी कि अपने फ्लेम को लो कर दीजिए। लो फ्लेम पर आप कचौरियों को जब पकाओगे ना तो ये बहुत अच्छे से अंदर तक सिक जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो कचौरी का जो ये आटा हम जो लोई लेते हैं ना, ये थोड़ी सी मोटी बनती है, ये एकदम पतली तो बनती नहीं है। तो आटा जो है वो आपका थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसको सिकने के लिए, पकने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है। और वो समय हमें कहाँ से मिलेगा, ज़ीरो फ्लेम पर मिलेगा। ठीक है, अगर आपने मीडियम या फिर हाई फ्लेम करने की गलती करी तो क्या होगा, ऊपर ऊपर ये सिक जाएगी, ऊपर ऊपर पूरी सी है ना जल जाएगी, या आप कह सकते हो गोल्डन हो जाएगी। जलेगी तो नहीं, गोल्डन हो जाएगी, लेकिन अंदर जब आप खाओगे या तोड़ोगे ना तो जो अंदर से ना आटा आपका कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि दाल तो हमारी पकी हुई है तो दाल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके आटे को पकने के लिए समय चाहिए। ठीक है, और चूँकि इसमें हमारा मैदा और रवा पड़ा हुआ है तो ये बहुत ही कुरकुरी बनती है। तो ऐसे हमें ज़ीरो फ्लेम पर इसको बढ़िया से सेक लेना है। जितना ज़ीरो फ्लेम पर सेकोगे बहुत ही एकदम बढ़िया सी कुरकुरी बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, तो आप देखो ये हमारी जो कचौरियाँ हैं वो बनके तैयार हो गई हैं। आप चाहें तो जन्माष्टमी में भगवान को भोग लगा सकते हैं इसका। जब रात को 12 बज जाता है और हम जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करते हैं तो भगवान का जन्मदिन है, तो जैसे हमारा जन्मदिन होता है और हम खूब सारे पकवान खाते हैं, वैसे भगवान को भी भोग पकवान का लगता है। तो वहाँ पर आप इस कचौरी को बना सकते हैं, कोई भी छोला या सब्ज़ी को बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने हाथ से इसको गर्मा गर्म तोड़ के दिखाई, देखिए कितनी कुरकुरी बनी, कितनी क्रिस्पी बनी है और कहीं से भी ऑयली नहीं है। तो ये बिल्कुल ऑयली नहीं बनती है, इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि ये ऑयली बनती है और बहुत ही करारी, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कचौरी की रेसिपी? तो ये हरी दाल यानी कि मूंग की ग्रीन दाल से बनने वाली आपकी हेल्दी कचौरी है और गेहूं के आटे से बनी है। अब मैं यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने आलू और आपकी जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है टमाटर की, उसके साथ इसको खाइए, बहुत ही यम लगती है। तो कचौरी को ऐसे ना फोड़ के एक बाउल में डालिए और उसके ऊपर आप छोला अगर चाहते हैं तो छोला डालिए, नहीं तो ऐसे ही आलू टमाटर की जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है उसको उसके ऊपर डालिए और फिर उसके बाद खाइए, बहुत स्वाद लगती है, बहुत स्वाद। अगर आप यहाँ पे प्याज खाना चाहते हो तो आप प्याज डाल सकते हो। वैसे जन्माष्टमी में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसलिए ये वैसी नहीं बनाई है। नहीं तो प्याज और लहसुन के इस्तेमाल के साथ अगर आप खाओगे तो ये और भी यमी लगेगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कचौरी की रेसिपी? अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो फ्लेवर्ड किचन YT को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और मेरी इस रेसिपी को लाइक और बहुत सारा शेयर करिए। तो अगर इसी तरह से आपको बढ़िया सी यमी सी रेसिपी चाहिए तो फ्लेवर्ड किचन YT के साथ कनेक्टेड रहिए। मूंग दाल कचौरी की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू।